करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इंस्टा पे जो है फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों, आप सभी को पता है कि मेरी जो क्लासेस हैं ग्राफी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी चलती है। तो अगर आपने अभी तक ग्राफी जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में वहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको 3-4 क्लासेस वहाँ पर डेली चल रही हैं, बिल्कुल फ्री में चल रही है। तो ग्राफी वाला जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे और वहाँ पर लॉगिन करके जब सर्च करेंगे डियर गुरुजी तो मेरी आईडी दिख जाएगी और मेरी क्लासेस भी आप लोग वहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड दोनों जो है देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जो है ज़रूर करें। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके अलावा साथियों, आप सभी को पता है कि जो हमारा पेड बैच है आपका चल ही रहा है, अर्जुन वाला बैच। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र आपका 30 मई तक रहने वाला है। ये जो आपका 45 डेज़ का क्रैश कोर्स था जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और जितने भी आपके टॉपिक हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको ये सब जो चीज़ें आपको मिल रही थी, आपकी ये 999,499 में जो आपकी मिल रही थी, इसको जो है कम करके 30 मई तक के लिए, ठीक है, 30 मई तक अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं तो आज से ये लास्ट मंथ का ऑफर है, क्योंकि समय भी आपका बहुत कम बचा आपके एग्ज़ाम में। तो आप जो इसको सिर्फ और सिर्फ कितने में भैया, 250 में, ठीक है, 250 रुपये में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हो और क्लासेस के माध्यम से भी आप लोग इन शॉर्ट में जो तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को जुड़ना है, इस वाले चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना है, तो आप लोग जो है डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ को ओपन करो, उसके बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाओ और आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका प्राइस कम चल रहा है तो अब इसको जो है फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और ग्राफी पर जो क्लासेस चलती हैं उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? सॉरी भैया, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? चलिए, अब आ रही होगी। ठीक, फिर से समझो।
कहा गया हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को छीनता की ओर ले जा रही है। यानी आपको पता है जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, इसमें जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है और जब जनसंख्या अधिक होगी तो इसमें कुछ मौलिक साधन ऐसे होंगे जो छीनता की ओर जा रहे हैं। यानी कि आपको पता है, सही बात है कि हमारे पास उत्पादन वही है जो पहले था, जनसंख्या अधिक हो रही है तो कुछ साधन ऐसे हैं जो कम होते जा रहे हैं, समस्या में आते जा रहे हैं साधन। ठीक, तो वही बात कथन कह रहा है। इसमें आप निष्कर्ष में आओ। निष्कर्ष में पहले में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा हमें कथन में कुछ नहीं कहा गया है कि आप जनसंख्या को नियंत्रित करो या ना करो। ऐसा हमें कुछ नहीं पता है कि हमें नियंत्रित करना है या नहीं करना है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं, नियंत्रण की बात नहीं की जा रही है, केवल कही जा रही है कि राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ रही है और इसमें साधन के मामले पे हम बात करेंगे और किसी के मामले बात नहीं करेंगे। वॉइस नहीं आ रहा है, जो है अभी भी नहीं आ रहा है जी, अब तो आना चाहिए। चलो दूसरा, पहला गलत है, दूसरा निष्कर्ष देखो होगा। कहा गया है राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर जनसंख्या ऐसे बढ़ता रहा तो साधन सीमित हो जाएंगे और साधन जब सीमित हो जाएंगे तो हम अपने राष्ट्र के नागरिक को एक शालीन जीवन, जैसे उनकी जीवन का निर्वाह की आवश्यकता होती है, ऐसा जीवन नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है भैया। वैसे आपको पता है अपना भारत देश इस वक्त जनसंख्या में नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, चलो कथन है, कहा गया जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। पूरी बात ध्यान से समझो तभी इसको समझ पाओगे। कहा गया है जहां तक जनसंख्या विकास दर की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद कोई फर्क होगा। यानी जो गुजरात है, चीजों को समझने का प्रयास करिए, गुजरात और बिहार, इन दोनों के जनसंख्या दर में कोई फर्क नहीं है। जनसंख्या दर लगभग समान है, दर लगभग क्या है इनकी, समान है। पहली बात यही कहा गया है गुजरात और बिहार राज्यों में शायद कोई फर्क होगा, यानी कि लगभग जनसंख्या दर समान है। कहा गया पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। यानी कि यहां पर जो अशिक्षित का प्रतिशत है, यानी अशिक्षित लोग, यानी अशिक्षा जो यहां पर है, क्या है, यहां पर जो अशिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षा है, इसका प्रतिशत यहां पर क्या है, अधिक है। यानी कह नहीं पाएंगे कि बिहार में अधिक है, कह नहीं सकते कि बिहार में अधिक है या गुजरात में अधिक, यानी इसमें अधिक है या इसमें अधिक है, हम इसका फर्क नहीं कर सकते। कहा गया है कि दोनों एक दूसरे से आगे हैं। यानी अगर बिहार में 10 लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, तो गुजरात में 15 लोग अशिक्षित हैं। अगर गुजरात में 15 लोग अशिक्षित हैं तो बिहार में 20 लोग अशिक्षित हैं। यानी अशिक्षितों में इनमें कंपटीशन चल रहा है। आ जाओ निष्कर्ष पे। कहा गया गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, नहीं बता सकते। कहा गया जनसंख्या दर में कोई जो है कोई फर्क, लगभग कहा गया है शायद कोई फर्क, यानी लगभग समान है। तो हम कहीं कैसे बता सकते हैं कि इनकी जनसंख्या अधिक है या कम है? कह सकते हैं कुछ? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या कम है कि ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई फर्क नहीं बताया गया, लगभग समान बताया गया। कहा गया बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है।
एक दूसरे से आगे हैं। गुजरात में अगर 10 है तो बिहार में 15, बिहार में 15, गुजरात में 20, इसलिए दोनों गलत है। क्लियर है? अगला कहा गया यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब है। यानी कि जो अपना विश्व है यह तो ना तो अच्छा है ना तो खराब है, मीडियम में है। कहने का आशय यह है प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। कैसे उसको जीना है, कैसे मरना है। अगर आप अपने आप को, जैसे कहने का आशय यह है यहां पर कि अगर अभी आप अपने आप को तपा रहे हैं, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने दुनिया में सुखी रहेंगे। अगर आप मेहनत कर ले जा रहे हैं, अभी पढ़ाई को ठीक से कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाला भविष्य आपका अच्छा रहेगा, आपकी दुनिया अच्छी रहेगी। जो लोग आलसी हैं कि नहीं क्लास चलने दो, मैं बाद में जो है लाइव नहीं देखूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर उसके बाद कहेंगे चलो ठीक है रिकॉर्डेड तो ही है, कल देख लूंगा, और कल एक और वीडियो आ जाती, सोचते हैं परसों देख लूंगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ढेर सारा हो जाता है। कहते हैं अरे इतना हो गया अब क्या करें। फिर एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में कहते हैं चलो लाओ रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन में भी नहीं ठीक से, कहते हैं कितना रिवीजन करें, फिर कहते हैं चलो ठीक है लाओ किताब पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, उनका एग्जाम निकल जाता है, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो वही है, आपको पता है कि कुछ लोग को जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग कहां पर, निष्कर्ष के बारे में। कहा गया कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। सही बात है, क्योंकि यह विश्व ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है, तो इसीलिए ना तो अच्छा ना तो बुरा। ये तो आपके कथन में कहा गया है कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, सही बात है। कहा गया कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है, यह भी सही बात है। ठीक है, हाँ, कुछ को अच्छा कुछ को खराब। बताओ जिनको अच्छा लगेगा उनको अच्छा लगेगा, और कुछ में कुछ ऐसे जिनको खराब भी लगता है, तो वही कहा गया यह विश्व ना तो अच्छा है ना तो खराब है। यानी ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी मानते हैं और खराब भी मानते हैं, दोनों सही है। क्लियर है? चलो चलो, बिल्कुल सही बात। जैसे कहा गया कि लोग अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं ना, तो वो स्वयं से अपनी दुनिया अच्छी बनाते हैं कि बेकार बनाते हैं, स्वयं के मालिक स्वयं है। कथन है, कहा गया अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, यानी कि जो आपकी आवाज है, जो गायक है उनकी आवाज प्रकृति की देन है। सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम सही है कि जो आवाज होती है क्या है, प्राकृतिक देन है आवाज। और लेकिन अगर आपको संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पानी है, अगर आपको क्या करना है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ बनना है या श्रेष्ठ बनना है, तो आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्या है डियर? निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, तभी आपका जो है अच्छे से हो सकता है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहा गया निष्कर्ष नंबर पहला, कहा गया प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। सही बात है, जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति की देन है उसका पालन पोषण तो करना पड़ता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा शरीर ही है, हम मानते हैं कि यह प्रकृति की देन है। शरीर क्या है? प्रकृति की देन है। तो प्रकृति की देन है, अगर इसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या शरीर हमारा ऐसा रहेगा? क्या नहीं।
अभी आप जिस अवस्था में है इसको ऐसे छोड़ दो, कह दो भैया प्रकृति की देन है, जैसे रहेगा हम देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के बाद आप धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे, निकल लेंगे। ठीक है, तो याद रखना प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है, इसलिए पहला सही है, यही कह रहा है कथन। कहा गया यद्यपि आपकी आवाज अच्छी ना हो फिर भी अभ्यास रख सकते हैं। तो अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो अभ्यास रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें कथन पर डिपेंड होना है, अपने मन से कुछ नहीं रखना है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोग प्रयास करते हैं लेकिन कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष देना पड़ता है, तो यहां पर कथन के अनुसार दूसरा गलत है और पहला सही। अगला, राष्ट्रीय मानक प्रति हजार जनसंख्या पर 1000 बिस्तर है, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हां, कहा गया राष्ट्रीय मानक, जो राष्ट्रीय मानक है उसके अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, यानी 1000 जो जनसंख्या है, 1000 जनसंख्या पर जो रेशियो है वो बिस्तर की, क्या जनसंख्या और बिस्तर का रेशियो कितना है, 1000 पर 100। ये क्या है, राष्ट्रीय मानक है कि 1000 जनसंख्या पर हम 100 बिस्तर देंगे। कहा गया परंतु इस राज्य, मान लो उत्तर प्रदेश को ही मान लो, इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 यानी 1000 पर 150 बिस्तर है, यानी 150 बिस्तर है, यानी कि राष्ट्रीय मानक से 50 अधिक दिया गया, यानी कि अधिक देने का मतलब स्वास्थ्य तंत्र के मामले में जो है, स्वास्थ्य के मामले में या जो राज्य है यह सावधानी रख रहा है कि नहीं। जहां मानक 100 है वहां 150 यानी 50 अधिक, यानी कि वह स्वास्थ्य के मामले में लेकर गंभीर है और वह सतर्कता बरत रहा है, स्वास्थ्य के मामले को ध्यान में दिया जा रहा है। तो कहा गया पहला, हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं। अगर पर्याप्त होते तो हमें 50 की आवश्यकता क्यों पड़ती, जरा बताओ। अगर हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त होते तो हमें 50 की आवश्यकता क्यों पड़ती, यानी 50 बेकार होता तो हम उसको हटा देते, क्यों 50 रखते। इसलिए पहला गलत, पर्याप्त होता तो हमें अधिक लाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग 1000 हैं और बिस्तर केवल 100 है। कहा गया राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर सावधानी नहीं बरतता तो 100 मानक पर 150 क्यों देता, यानी कि 100 जहां है वहां 150 आएगा तो स्वच्छता बनी रहेगी, और स्वच्छता बनी रहेगी तो इंसान स्वस्थ रहेगा। अगला कथन है, कहा गया नैतिकता और सील की अवधारणाओं का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समृद्ध होना लगभग असंभव है। यानी नैतिकता और सील की अवधारणाओं का बलिदान किए, नैतिकता का मतलब सील, सील का मतलब दया। कहा गया है नैतिकता और दया जैसी अवधारणाओं का बलिदान कर दो, क्योंकि नहीं करेंगे तो इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, अगर कर देंगे तो आप समृद्ध हो पाएंगे, ऐसा कथन कह रहा है। सही बात है, आज के समय में निर्दयी होना, आप जितने ही बुरे रहेंगे उतने ही आपको अच्छा माना जाएगा, तभी आप यहां पर जी सकते हैं, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है कथन। पहला कह रहा है कि विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना। मैंने कहा था, एक बात याद रखो, जहां पर ये ट्रिक है, कथन में एकमात्र आ जाए,
थ्योरी क्लास में मैंने बताया है, केवल आ जाए, किसी दूसरे से तुलना किया जाए, ऐसे निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। तो केवल सराहना करता है, केवल आ गया, गलत। ठीक है। और ऐसा भी कहा गया, विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा गलत है। कहा गया अगर इसकी हम बलिदान कर देंगे तब हम समृद्ध हो पाएंगे, नहीं तो समृद्ध होना असंभव है। दूसरा कहा गया, नैतिकता और शील की अवधारणाएं जीवन में व्यवहार्य नहीं है। सही बात है, व्यवहार्य नहीं है, तभी तो हमें उसका बलिदान करना पड़ेगा। अगर व्यवहार्य होता तो बलिदान क्यों करते? व्यवहार्य नहीं है, इसीलिए बलिदान इसका हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए दूसरा सही है और पहला गलत। अगला बताना है, पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल में जून 2010 से यह अनिवार्य बना दिया है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़ें और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दें। यानी कि सही बात है कि 2010 से जो है थोड़ा सा, आप जानते हैं अपने यहां बच्चे जो होते हैं जो एलकेजी यूकेजी 2-3 में रहते हैं, उनको इतना अधिक कॉपी किताबें लेने के लिए दिया जाता है कि क्योंकि बैग में रहता है, बैग पर बेचारे जो बैग को टांगे रहते हैं अपने पीठ पर, तो उनका वजन उनसे अधिक रहता है बैग का, जिससे उनके विकास में वृद्धि, जो उनकी विकास होता है वो रुक जाता है। इसलिए कहा गया कि अब चीजों को कम कर दो, यानी प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़ें और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दें। ठीक। कहा गया पहला, बलपूर्वक पढ़ने में रुचि जगाई जा सकती है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि आप किसी को जबरदस्ती पढ़ाओ। आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पिताजी लेकर डंडा बैठे रहे, पढ़वा कि ना पढ़वा, बताए दाई लागे। ठीक है, हो ही नहीं सकता। आप पढ़ेंगे, आप और नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पिताजी कहते हैं कि जाओ आप अपने भविष्य के बारे में ख्याल करो, अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा, तो पक्का है आप पढ़ेंगे, लेकिन आपसे सोचे कि बलपूर्वक पढ़ा जा सके, ऐसा संभव नहीं है डियर। ठीक है। कहा गया कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। कहा गया कालांतर, कालांतर का मतलब छोड़ छोड़ कर पढ़ने में रुचि जो है क्या करेंगे, विकसित कर लेंगे। तो शिक्षा ऐसा है, शिक्षा ऐसा जगत है जहां पर आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, आपको निरंतरता की आवश्यकता है। अगर आप में निरंतरता नहीं है तो आपकी रुचि नहीं जगाई जा सकती, क्योंकि ऐसा माना गया है कि आपको कोई भी कार्य करना, अगर शिक्षा आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, पढ़ने में आपकी रुचि जगानी है तो आपको कम से कम निरंतर 21 दिन तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप निरंतर 21 दिन तक पढ़ लेते हैं तो ऐसा साइंस कहता है कि आपकी रुचि धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, ना कि आप छोड़कर एक दिन पढ़ो, 1 महीना मत पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोनों बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है भैया, हाँ, दोनों के दोनों गलत है। अगला कथन है, स्त्री कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन दोनों क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। पूरी बात ध्यान से आप सभी को समझना है। चल समझो, पूरी बात को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है।
स्त्री कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा। यानी कहने का मतलब यह है, आपको पता है कि आज भी हमारे आज के देश में भी यानी महिला और पुरुष में क्या होता है, जैसे अगर पुरुष, अब तो सही है कोई सरकारी जॉब है तो आप वहां पर जानते हैं महिला और पुरुष की धनराशि समान कर दी गई, नहीं तो ऐसे कथन कह रहा है कि जो महिला होते हैं उन्हें सेम कार्य करने का कम पैसा मिलता है, वहीं पर पुरुष को सेम कार्य करने का सेम ड्यूरेशन में पैसा अधिक दिया जाता है, धनराशि अधिक दी जाती है। कहा गया है धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन दोनों क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। आ जाओ पहले पर। कहा गया स्त्री कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों की तुलना में अधिक पक्षता पूर्ण है। जहां तुलना आए गलत काट दो। पहली बात। और दूसरी बात कहा गया, जो आप जानते हैं जो सरकार है, सरकार स्त्री कल्याण रोजगार से अधिक रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं पर धन का आवंटन जो है वह कर रही है, क्योंकि रोजगार बढ़ने से व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, आप जानते हैं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक है, इसके सापेक्ष में सरकार स्त्री कल्याण योजना पर कम आवंटन कर रही है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए आपका पहला गलत होगा। सरकार दोनों कार्यक्रमों को समान महत्व दे रही है, ऐसा कथन कह रहा है कि नहीं दे रही है, और यहां निष्कर्ष में कहा गया है कि दे रही है, इसलिए होंगे दोनों गलत, महागलत। क्लियर है? दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आज का अंतिम प्रश्न है, कथन है। कहा गया एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा कुल 9 विकेट लिए गए हैं, इनमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, कहा गया है निष्कर्ष, टीम के 80% गेंदबाज स्पिनर थे और टीम के शुरुआती गेंदबाज स्पिनर थे, यह दिया गया है। अब इसमें जो मैच खेलते होंगे सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन को जरा देखो कि पहले क्या कहा गया था। चलिए फटाफट बताओ। यहां पर देखो, कहा गया एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा कुल 9 विकेट लिए गए, इनमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए हैं। ऐसा कहा गया जो 6 विकेट है किसके द्वारा लिया गया है? स्पिनर के द्वारा लिया गया है। अब आपको निष्कर्ष में कहा गया है टीम के 80% गेंदबाज स्पिनर थे, टीम के शुरुआती गेंदबाज स्पिनर थे। ऐसा आप देखो जरा, क्या ऐसा शुरुआती में गेंदबाज स्पिनर थे ऐसा कुछ कथन में कहा गया? वो कब जो है, बस इतना पता है कि 9 विकेट जो है 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए हैं, लेकिन वो शुरुआती में लिए गए या बाद में लिए गए ऐसा हमारे किसी कथन में पहली बात नहीं कहा गया है। दूसरी बात, हमें किसी परसेंट का, हमें कहीं पर किसी भी परसेंट का जिक्र नहीं किया गया है। अगर यहां पर किसी में भी किसी परसेंट का जिक्र नहीं किया गया है तो आपको याद रख लेना है, चलो आपको यह भी याद रख लेना है कि 80% गेंदबाज स्पिनर थे, यह भी जरूरी नहीं है। क्लियर? तो अब ना तो ये कहा गया ना तो ये कहा गया,
अब आप इतना समझदार हैं कि आंसर स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, कौन सही है कौन गलत मैंने बता ही दिया है। फिलहाल आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। तो आप सभी का डियर इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।